नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, परसों यानी 7 मई को आप जानते हैं कि तीसरे दौर का मतदान है, यानी तीसरे चरण का मतदान होना है। और उससे पहले आप बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। विपक्ष ने मोदी को चारों तरफ से ऐसा घेर लिया है कि बीजेपी के पैर उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद इसीलिए, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। आज दरबार पे पहुंच गए, रामलला के दरबार पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उधर अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और रोड शो करेंगे। 22 जनवरी को आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी ने आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया था, तभी समझ आ गया था कि राम मंदिर मोदी के लिए चुनावी मुद्दे से ज्यादा कुछ और नहीं है। बीजेपी को उम्मीद थी कि राम मंदिर के नाम पर उसे वोट मिल जाएंगे, लेकिन 2 चरणों की वोटिंग ने बीजेपी को आईना दिखा दिया कि लोगों के लिए मंदिर से ज्यादा जरूरी दूसरे मुद्दे हैं। अब दूसरे मुद्दों पर तो मोदी बात नहीं करते, आप देख ही रहे हैं। इसलिए अब तीसरे दौर की वोटिंग से पहले फिर से मोदी जी अयोध्या पहुंच गए हैं ताकि लोगों को राम मंदिर के नाम पर लुभा सकें। आज कुछ अखबारों में राम मंदिर के साथ मोदी की फोटो वाला विज्ञापन भी छपा है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आदर्श आचार संहिता, जी हां, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है क्या? लेकिन मोदी की तरफ से चुनाव आयोग ने शायद मुंह, कान और आंखों पर पट्टी बांध रखी है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने में भले ही चूक जाए, लेकिन विपक्ष अपना धर्म बखूबी निभा रहा है। आज राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक रैली की, तो फिर मोदी की कमजोरियों को जनता के सामने राहुल गांधी ने रखा। क्या कुछ कहा है पहले राहुल गांधी ने, उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और यहां पर एक तरफ विपक्ष और विपक्ष के कई ऐसे नेता, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, ये तमाम नेता अपनी बातें रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी लगभग घिरे हुए दिखाई भी देते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं यहां पर राहुल गांधी तेलंगाना की रैली में। बीजेपी 2-3% लोगों की पार्टी है। जो भी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया, 22 लोगों के लिए किया। अदानी जैसे अरबपतियों का उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। और किसानों का, मजदूरों का ये कभी कर्जा नहीं माफ करते। तो मुद्दों की बात करते हुए राहुल गांधी इस चुनाव को आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे, और अब चुनावी यात्रा में हैं, अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, तो मुद्दों से भटकते हुए नजर नहीं आते हैं राहुल गांधी। वहीं आज लालू प्रसाद यादव ने भी मोदी सरकार के 10 खतरे लोगों को गिनाए हैं। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार के 10 खतरे गिनाए हैं। ये खतरे क्या है देखिए। लालू यादव ने लिखा है कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से यह सोच रही है। क्या सोच रही है? नंबर 1, मोदी सरकार आया तो संविधान खत्म कर देगा। नंबर 2, मोदी सरकार आया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नंबर 3, मोदी सरकार आया तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, युवा बिन नौकरी मर जाएगा। नंबर 5, नौजवान बिन रोजगार मर जाएगा। नंबर 6, आम आदमी महंगाई से मर जाएगा। नंबर 7, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर लागू कर देंगे। नंबर 8, किसान अपना अधिकार मांगते मांगते मर जाएगा। नंबर 9, इनके 10 वर्षों से अधिक नफरत और विभाजन और अधिक बढ़ जाएगा। इनके 10 वर्षों में जितनी नफरत बढ़ी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और नंबर 10 कह रहे हैं कि मोदी सरकार आया तो इनके 10 वर्षों से अधिक नफरत, ये 9 नंबर, मोदी सरकार आया तो 10 वर्षों में बर्बाद संवैधानिक संस्थाओं की बची खुची स्वायत्तता भी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आखिर में यहां लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं कि ये चुनाव मरने का नहीं बल्कि जिंदा रहने का चुनाव है। इस बात को समझिए। आपको बता दूं दोस्तों कि कल मोदी ने गोधरा मामले में लालू प्रसाद पर उंगलियां उठाई थीं, जिसका अब लालू जी ने अपनी तरह से जवाब दिया है। इधर नरेंद्र मोदी के लिए प्रज्वल रेवन्ना मामला भी भारी पड़ता जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना सांसद हासन से, कर्नाटक से, जो फिर से चुनाव लड़ा
और उसके चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, उसके लिए वोट मांग रहे थे, जबकि उनको पता था कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो क्या कांड करके बैठा है। अब उसके बाद वो भाग जाता है देश छोड़ के, और लेकिन एक शब्द अभी तक नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं इस पे। इसलिए नहीं बोल रहे हैं, जैसा आपने देखा मणिपुर पे उन्होंने नहीं कहा, जैसा आपने देखा पहलवान बेटियों पे नहीं बोला, तो इस पे भी क्यों बोलेंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं रही हैं जिस पे नरेंद्र मोदी चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन ये प्रज्वल रेवन्ना मामला भी अब भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है और दूसरी तरफ अब महिला कांग्रेस ने भी देश भर में हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। सुनिए अलका लांबा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। देश के हर कोने से यह आवाज उठने वाली है, और यह आवाज तब तक उठेगी प्रधानमंत्री जी जब तक आप प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से वापस भारत लाके कर्नाटका की सरकार को नहीं सौंप देते। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की सारी प्रदेश इकाइयां पूरे देश में आंदोलन करेंगी, धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस निकालेंगे, राजभवनों का घेराव करेंगे। राष्ट्रपति जी को पूरी मिलने की कोशिश हिमाचल में की जाएगी। और हम दोबारा दोहराते हैं प्रधानमंत्री जी, आप ही की बात को आप ही ने कहा था कि जब तक फांसी की सजाएं नहीं होंगी, फांसी की सजा फैलेगी नहीं, तब तक डर पैदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, आपका इम्तिहान शुरू होता है अब। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। अभी 4 चरणों के मतदान बाकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देश के जिस जिस कोने पर जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए, वोट मांगने, वहां वहां आधी आबादी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं आपका घेराव करेंगी, आपको काले झंडे दिखाएंगी। आपकी सत्ता के बल पर पुलिस की लाठियों से यह आधी आबादी डरेगी नहीं। प्रधानमंत्री जी, हम आपका आने वाले 4 चरणों के चुनाव में हर राज्य में आपका रास्ता रोकेंगे कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए और महिलाएं क्या कुछ करेंगी, ये यहां अलका लांबा बता चुकी हैं। प्रज्वल रेवन्ना का मामला, और इस मामले को कांग्रेस पार्टी और उसमें भी महिला विंग आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी भी रेवन्ना मामले में मोदी को आगाह कर चुके हैं कि कांग्रेस इस बार शांत नहीं बैठने वाली है, और कांग्रेस ही क्या, इस बार तो विपक्ष के तमाम नेता मोदी को एक साथ घेर रहे हैं। मोदी ने कल जिस तरह तेजस्वी यादव को भी शहजादा कहा था, तो अब तेजस्वी यादव ने उसका जवाब दे दिया है। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव कह क्या रहे हैं। आज प्रधानमंत्री दरभंगा आए थे, उन्होंने कहा कि देश में 2 शहजादे हैं, एक दिल्ली में है, एक आपके बारे में कहा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीरजादे हैं। पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार एनडीए के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है। तो सीधा सीधा दरभंगा एम्स का नाम यहां ले रहे हैं तेजस्वी यादव। आप जानते हैं दोस्तों कि दरभंगा एम्स बन गया है, ये क्लेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन ये बिल्कुल ही झूठ, गलत खबर थी, क्योंकि अभी तक वहां एक ईंट नहीं लगाई गई है। तो फिर कहां से एम्स बन गया, वही कह रहे हैं यहां तेजस्वी यादव की एक बार जरा उधर देख आते। लोग सुबह सुबह वहां जाते हैं, तो कौन शहजादा है और कौन झूठ बोलने वाला है, ये अब जनता के सामने आ रहा है। लोगों के बीच तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे नेता लगातार जा रहे हैं। ये सारे नेता एक जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं।
10 सालों के मोदी राज का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने रख रहे हैं और इससे बीजेपी की जड़ें जिस तरह हिलने लगी हैं उसे अब मोदी भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए रामलला को वो फिर से चुनाव के लिए इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। मगर क्या जनता अपने भगवान को इस तरह इस्तेमाल करने पर अब चुप बैठेगी? क्या धार्मिक तुष्टीकरण से मोदी बीजेपी को बचा पाएंगे? और क्या तीसरे दौर से पहले भाजपा के उखड़ रहे हैं पांव? आइए इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। तीसरा दौर और उससे पहले 2 दौर का मतदान ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और 2 दौर और तीसरे दौर के बीच अब गैप जो है, मतलब तीसरे की तरफ अब बढ़ते हुए, परसों है तीसरे दौर का मतदान, मंगलवार को। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि उखड़ रहे हैं पांव? राजीव जी धन्यवाद। एक चीज हर मतदान में, हर चरण में एक कॉमन बात जो देखने को मिलती है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उस क्षेत्र को प्रभावित करने की कोशिश। आवाज चली गई आपकी, अभी आ रही थी आवाज, फिर चली गई जी। मैं फिर चली गई है। आपको जोड़ता हूं, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आता हूं जरा उनके पास, तब तक आप रिकनेक्ट कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, क्या दूसरे दौर के बाद तीसरा दौर और तीसरे दौर से पहले जो कुछ हो रहा है अमेठी, रायबरेली और ये 2 घटनाक्रम भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाला घटनाक्रम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि इस पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं मोदी जी और उनकी पार्टी की तरफ से आई हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें, प्रधानमंत्री जाते हैं उधर दरभंगा तो वहां पर गोधरा का जिक्र कर बैठते हैं। ये भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात इसलिए आती है क्योंकि वहां वो जिन तथ्यों का सहारा लेते हैं वो तथ्य जो हैं वो उस दौर के नहीं हैं। यानी लालू प्रसाद यादव उस समय 2002 में न तो यूपीए की सरकार थी, न ही वो रेल मंत्री थे। ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं, इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जब परसों मतदान है उससे पहले क्या लगता है आपको, क्या सचमुच पांव उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजीव जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार मुद्दों से भटक रहे हैं और उन्हें कोई कोर इशू नहीं मिल रहा। मुसलमानों को लेकर उन्होंने जिस तरह शुरू में हमलावर होने की कोशिश की, अब आज एक वीडियो उनका सामने आया है जिसमें वे कुछ सफाई सी देती हुई दिखाई दे रहे। हमारे मित्र हैं नीलेश नूर, उनका एक शेर है राजीव जी, बिना मांगे सफाई दे रहा है यही मुजरिम दिखाई दे रहा है, बिना मांगे सफाई दे रहा है यही मुजरिम दिखाई दे रहा है, हरे चारे का लालच बकरियों को मोहल्ले का कसाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वे एक तरफ हमला करते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं, फिर जो फैला हुआ रायता है उसे समेटने की कोशिश करते हैं। और इस बीच में जो प्रेम जी कहना चाह रहे थे उनकी बात अधूरी सी हम लोग सुन पाए, लेकिन जो मैं समझ पाया उनका शायद मंतव्य ये था कि वे हर चरण के मतदान से पहले आसपास के किसी क्षेत्र में बड़ा रोड शो करते हैं या कोई आयोजन करते हैं। हम सब जानते हैं आज चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है शाम को 5 बजे, लेकिन प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। 7 तारीख को मतदान है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी मतदान होना है 7 तारीख को। उनकी हताशा दिखा रही है, उनकी भाषा ये बता रही है कि उनके पांव उखड़ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं पांव उखड़ने वाला मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है इस वक्त जी। वे पिछले 1-1.5 महीने से कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार कर रहे हैं। एक बार भी राजीव जी वे अपने और अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो पर 1 मिनट भी जाया नहीं कर रहे। जाया मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी नजर में वो समय बर्बाद करना होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साध कर ही हम जीत हासिल कर लेंगे। एक घटना और राजीव जी आज हमारे विमर्श में आना चाहिए जी। जो मैनपुरी में जो घटना हुई है, जिस तरह से महाराणा प्रताप की मूर्ति को छूने भर से
बीजेपी के लोगों ने अपवित्र मान लिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने वहां पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। उसके बाद जिस तरह के नारे लगे हैं, जिस तरह से यादवों और राजपूतों के बीच में वहां पर द्वंद्व दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में बहुत बड़े तनाव का कारण हो सकता है। और स्वयं प्रधानमंत्री ने आज अपने एक भाषण में कहा है, तुम कैसे यदुवंशी हो रे, यानी वो जो भाषा होती है, मैं उस मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, जिसे आमतौर पर सड़क छाप भाषा कहा जाता है। हम अपने प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं करते। तो उनका हिंदुत्व भी, राजीव जी, यहां पर आकर ढेर हो जाता है जहां पर वे यादव और राजपूतों को लड़ाना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्हें दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से सभी वर्ग आ रहे हैं, यादव तो हैं ही, लेकिन अब राजपूतों को उनके सामने खड़ा कर दिया गया है। राजपूत पहले से विरोध में थे, पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध के चलते। तो नरेंद्र मोदी, अगर बिहारी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए, तो वे नरभसाए हुए हैं, उनको सूझ नहीं रहा कि क्या किया जाए। जी राजीव जी जी जी, नरेंद्र मोदी को दरअसल सूझ नहीं रहा कि करना क्या है, और इस बीच बहुत सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ये चुनाव और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि पहले से दूसरे, दूसरे से अब तीसरे चरण का मतदान। लेकिन उससे पहले जो कुछ हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी एक फेज़ से दूसरे फेज़ और दूसरे फेज़ से तीसरे फेज़ के बीच, और उसमें भी जहां पर मतदान होता है उसके बगल में प्रचार करते हुए नजर आते हैं। एक बार आता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास फिर से, अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए, और आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या कुछ हो रहा है। क्या तीसरा फेज इतना अहम माना जाए जहां से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है? नहीं आ रही है ऑडियो, आवाज नहीं आ रही है प्रेम कुमार जी की। खैर एक बार जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूं। दीपक जी, कैसे आप देखते हैं, क्या सचमुच यहाँ से चुनाव, तीसरा फेज एक अहम फेज, क्या यहाँ से चुनाव आपको भी लगता है कि उस दिशा में, या हम ये उम्मीद कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है? लगता है कि अब ये सवाल ही नहीं रह गया राजीव जी। सारे के सारे लोग पहले चक्र से, पहले चरण से ही कहना शुरू कर दिए थे। जैसे ही पहला चरण खत्म हुआ, ये माना जा रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव हो गया है, और जो स्थिति है, जिसका आकलन 19 तारीख की शाम को किया गया था, उसी समय मान लिया गया था कि लीड जो है इंडिया गठबंधन की अच्छी खासी हो गई है। उसके बाद वो और कंसोलिडेशन जो उसका हुआ, और उसकी स्थिति सघन हुई, तो दूसरे चक्र के बाद भी हो गई। अब तो ये माना जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, कि तीसरे चुनाव के बाद तो कुछ रह ही नहीं जाएगा इसमें एनडीए के लिए, मोदी साहब के लिए, और वो साफ उनके इसमें झलक रहा है। देखिए, कल ही जो है वहां पे राष्ट्रपति महोदया भी गई थी राम मंदिर में, वहां उन्होंने दर्शन किए। मेरे ख्याल से पहली बार शायद गई हैं वो, और 4 महीनों के बाद वो पहली बार उनको मौका मिला है। एक तरफ जो है कहा यह जाता था कि देखिए हमने महिला और आदिवासी को एक तरह से बनाया है, राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन खुद ही उनकी एंट्री जो है वो इतने लंबे समय के बाद हुई। तो मुझे लगता है शायद राम मंदिर का ख्याल आ गया होगा मोदी जी को, और सोचा होगा कि यार इसको मैंने बनाया था, इसका कोई फायदा तो अभी तक मैं ले ही नहीं पाया हूँ, तो क्यों ना अभी जो समय है मेरे पास उसका उपयोग कर लिया जाए। और इस बीच जो एक सर्वे में जो आया था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, या धार्मिक मुद्दे जो है, वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्व के नहीं रह गए हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये चीजें जो है वो काफी ऊपर लोग देख रहे हैं, और इसका जो परिणाम, इसका जो असर है, वो वैसा कुछ नहीं मिला जितना समय और जितना पैसा इस सरकार ने और मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर पर इन्वेस्ट किया था। तो शायद अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिरी के जो 2-3 चक्र हैं, देखिए अगर तीसरा जो चरण है उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बाजी निकलती है, तो अंतिम 4 में तो वाकई कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद इतने कम सीटों पर चुनाव बच जाता है कि उसमें तो मेकअप करना जो है समझ लीजिए कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पांव उखड़ रहे हैं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरव्यू देख रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी तो साफ कह रहे हैं कि जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक जो है किसी भी प्रकार से सरकार चाहे किसी की भी बने, पहले तो मोदी को भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से हटाना जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी का शुद्धिकरण होना जरूरी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, मतलब उधर कभी महाराणा प्रताप की मूर्ति का शुद्धिकरण हो जाता है, कभी मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण हो जाता है,
लेकिन वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी तो अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आपको शुद्धिकरण करना है तो पहले नरेंद्र मोदी को ही वहां से हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कह रहे थे कि एक समय जो मोदी जी जो हैं वो एसेट थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा लग रहा था कि 7वें चरण के बाद शायद उनको लायबिलिटी माना जाएगा, लेकिन स्थिति ये देखिए कि दूसरे तीसरे चरण के बाद ही अब जो है वो मोदी जो है वो एक तरह से बोझ बन गए हैं। वाकई आप देखिए कि जिस प्रकार की उबाऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे कोई नवीनता नहीं, कहीं पे जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं। अरे भाई, जब इतना बड़ा सर्वे आया, जिस सर्वे में भारतीय जनता ने पूरा का पूरा बता दिया है कि हमारी प्राथमिकता पहली क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, तो प्रधानमंत्री का उद्देश्य ये रहना चाहिए किसी भी प्रचार सभा की वो अपनी स्थिति को बताए, वो बताए कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या हम नहीं कर पाए। नेहरू जी तो सीधे सीधे जब चुनाव प्रचार में जाते थे तो एक ही बात कहते थे कि अगर आपको लगता है कि मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए। वो वोटों की भीख मांगने नहीं जाते थे। लेकिन मोदी जी देखिए जिस प्रकार से गिड़गिड़ा रहे हैं एक तरह से, और दूसरा अपने जो उनका जो अपना मैनिफेस्टो है उस पर तो कोई बात ही नहीं रही है, वो वही पुराने मुद्दे ला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अंदर तक चली गई है, लेकिन क्या मोदी जी के पास तक ये बात वाकई पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, मुझे इसलिए डाउट है क्योंकि वो अभी भी मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। जिस दिन अब तो स्थिति ये है कि अब मोदी जी मुद्दे पे आए तो समझ जाइए कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, और अपना जो उनका जो परंपरागत जो लाइन है वो हिंदू मुस्लिम की, मंगलसूत्र की, मछली की, वो छोड़ देंगे तो मान के चलिए कि हाँ अब मोदी जी को कुछ रियलाइज हो रहा है कि मैं हार रहा हूँ और बचे हुए जो 2-3-4 चरण बच गए हैं उसमें मैं किसी प्रकार से अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश करूं। लेकिन इसका मतलब न तो उनके पास सूचना जारी है और न ही वो अपने आप को वो संशोधित करने या परिमार्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्णायक साबित होगा और पराजय के रूप में ही साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी। जी जी जी, एक बार फिर से आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी अचानक आवाज आती है चली जाती है, क्या दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए, मैं अपनी टीम से भी कहूँगा जरा आप गाइड कीजिए और कोशिश कीजिए। एक बार आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट करके देखिए। हाँ जी, अब आवाज आ रही ना? ठीक हो गया, चलिए, मेरी गलती थी अभी म्यूट का। देखिए राजीव जी, हम जो बात देख रहे हैं तीसरे चरण के चुनाव आते आते, वो हम ये देख रहे हैं कि जो एक गोदी मीडिया हुआ करता था अचानक कन्वर्ट हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया लगता है उसका। तो ये जो टेंडेंसी है ना चुनाव के समय आने की, चुनाव के समय आते आते ये टेंडेंसी कुछ कह रही है, और भी अलग अलग चीजों में, जैसे नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का चुनाव लड़ना, धर्म के मुद्दे पर आना, हिंदू मुसलमान करना, ये तो उनका जायका है। लेकिन इस जायके को केवल राष्ट्रीय जो मीडिया कही जाने वाली जो गोदी मीडिया है उस पर ही रहता है। जनता वहां से कट चुकी है, जनता भाग चुकी है, और उस पर कन्फ्रंट करने के लिए विपक्ष सामने नहीं आ रहा है। आप देखेंगे राहुल गांधी के भाषण को, तेजस्वी यादव के भाषण को, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम सब लोग फोकस्ड हैं रोजगार पर कि हम कैसे रोजगार देंगे, कैसे महंगाई कम करेंगे, कैसे कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे, ये सारे मुद्दे और अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी तो खास तौर से वही फोकस्ड हैं, उनको अपना गोल पता है। राहुल गांधी को मालूम है कि हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है उनके धार्मिक मुद्दों पर, वहां जाना ही नहीं है। अब क्या होता है कि टीवी चैनल्स के पास एकमात्र बचता है कि किसी तरीके से टोकन में किसी को उठा करके बैठा करके वहां मुद्दा बनाए रखिए। टीवी में मुद्दा बना हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन आम जनता के बीच ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा बना ही नहीं पूरे दौर में, तीसरा इलेक्शन आने पर है, और इस जो तीसरा चरण होगा उसमें गुजरात की सभी सीटें हैं, याद ध्यान रखिए। और गुजरात में जिस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, वो एक बहुत बड़ा एक और सिम्टम्स है चीजों को समझने का। जैसे हमने एक गोदी मीडिया का उदाहरण दिया, वैसे गुजरात में विरोध का जो प्रदर्शन हुए हैं वो एक सिम्टम्स है कि पानी बदल रहा है। इस इलेक्शन में कर्नाटक में बाकी सभी 14 सीटों पर इस चरण में मतदान होंगे 7 मई को।
तो 14 पहले चरण में तो कांग्रेस लीड ले ही रही थी, लेकिन दूसरे चरण में प्रज्वल रेवन्ना उसके वो जो केस सामने आया, उस केस ने पूरे भारतीय जनता पार्टी और सेक्स स्कैंडल के बीच के संबंध को एकदम क्लियर कर दिया, कि वो साफ कर दिया। बहुत सारे सवालों का उसने जवाब दिया कि ये लोग बृजभूषण शरण सिंह के साथ क्यों रहते हैं, ये लोग ऐसे सीडी केसेस में खुद संलिप्त क्यों रहते हैं, क्यों इन्होंने कभी चिन्मयानंद को बचाने की कोशिश की थी, क्यों इन्होंने कभी वो उन्नाव वाले जो थे नेता उनको बचाने की कोशिश की थी। ये सारी चीजें एक साथ एक बन गई, एक पैकेज बन गया है कि इनका काम ही है गलत के साथ खड़े रहना। कर्नाटक की बाकी सभी 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यानी विपक्ष बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करेगी इस इलेक्शन में, ये साफ दिख रहा है। और ये बहुत बड़ा गेन होगा। तीसरे इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर्नाटक और गुजरात में जो असंतोष जो कन्वर्ट होता दिख रहा है, बीजेपी से सीटें छिनती दिख रही हैं, क्योंकि वो 100% सफलता वाला प्रदेश है गुजरात, और कर्नाटक भी लगभग 28 में 25 वाला प्रदेश है। तो ये दो प्रदेश तीसरे चरण में ये तय कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी अब रिवाइव नहीं कर पाएगी 3 चरण के बाद, कि वो सत्ता का मैजिक फिगर हासिल कर सके। इसके अलावा 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, और इन 10 सीटों में आप ये समझिए ये बीजेपी को अपनी सीटें बचानी है, और ये सीटें अगर बीजेपी बचा नहीं पाती हैं तो ये या कितनी बचा पाती हैं ये देखने की बात है, क्योंकि यहां भी भारतीय जनता पार्टी को उनके उम्मीदवारों को अच्छा खासा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो चर्चा हो रही थी यादव और राजपूत वाली, जो कह रहे थे हमारे साथी राकेश पाठक जी, तो वो क्यों हो रही है इस समय? वो इसीलिए हो रही कि जो राजपूत उखड़े हुए हैं पूरे देश में, किसी तरीके से यादव से लड़ते हुए दिख करके गोलबंद हो जाए। वो उनकी इनसिक्योरिटी है, एक पॉलिटिक्स है कि यादव बनाम राजपूत किया जाए। ये घटना भी बता रही कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सेफ नहीं है, वहां भी उनको राजपूतों को एकजुट करने के लिए तिकड़म करना पड़ रहा है। वो वीडियो डॉक्टर्ड करके चलाना पड़ रहा है कि देखो यादव महाराणा प्रताप का अपमान कर रहे हैं। वास्तव में जब हम उसका वीडियो खोलते हैं, उसका ऑडियो सुनते हैं, तो ऑडियो में सुनाई देता है वो तो महाराणा प्रताप का गुणगान कर रहे हैं। और जब वो अखिलेश यादव चले जाते हैं तो उनको पानी से महाराणा प्रताप की मूर्ति को धोया जा रहा है। इससे दलितों को भी इसको चोट पहुंचेगी, यादवों को भी चोट पहुंचेगी, पिछड़ों को भी चोट पहुंचेगी कि ये मनुवादी लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। ये बैकफायर करेगा, ये हम कहने जा रहे हैं। बेचैनी में जो ये हथकंडा है बैकफायर करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि राजपूत उस अपमान को भूल जाएंगे जिसको लेके लगातार वो शपथ लेते रहे हैं। वो डिवीजन तो वोट का राजपूतों के बीच बना हुआ है ही। इसी तरीके से बिहार और दूसरे प्रदेशों में भी देखिए, बिहार में तो बहुत हालत पतली है। हर चरण में भारतीय जनता पार्टी सीट जबरदस्त तरीके से लूज कर रही है। 2 चरण में तो लूज कर रही है, लेकिन पहले के 2 चरण में बीजेपी डायरेक्ट ना होकर के उसके सहयोगी दल थे, लेकिन इस चरण में बीजेपी की सीटें होंगी और बीजेपी कैसे लूज करती है उस पर ध्यान देना होगा, या कितना लूज करती है वो देखने की बात होगी, रिपोर्ट से पता चलेगा। लेकिन बीते 2 चरणों के चुनाव में जिस तरीके से 70 इलाकों में 70 उम्मीदवारों के खिलाफ जो असंतोष दिखलाया है जनता ने, भगाया है, खदेड़ा है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि तीसरा चरण भी जो है वो उसी टोन जो सेट हुआ है उसी पर वो आगे बढ़ेगा। और यही कारण है कि ये राम मंदिर और ये सारी चीजें हो रही है ताकि उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। लेकिन राम जी नाराज हो चुके हैं। लगता नहीं है कि कर्नाटक में जैसे हनुमान जी नाराज हुए थे, इस बार देश के स्तर पर राम जी उस नाराजगी को दूर करने जा रहे हैं। वो नाराज ही रहेंगे चूंकि इन्होंने गुनाह अजीम किया है। मांगने का ये गलत परंपरा उन्होंने शुरू की है। जी रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और चुनाव है परसों, उससे पहले। और आप जानते हैं कि इस बार 2 फेज में 8-8 सीटों पर मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश में इस बार 10 सीटें हैं तीसरे फेज में।
तो धीरे धीरे सीटें बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 7 चरणों में, पूरे 7 फेजेज में मतदान होना है। बिहार भी उसमें शामिल है, वहाँ भी 7 चरणों में मतदान होना है, और पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ 7 की 7 फेजेज में मतदान होने हैं। और उत्तर प्रदेश बहुत ही अहम है, 80 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जब हम एक चर्चा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन क्या राम जी, जैसे कह रहे थे प्रेम कुमार जी, राम जी नैया पार लगाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके लिए कर्नाटक का जिक्र भी कर रहे थे, और कर्नाटक में भी इस बार हालत थोड़ी सी खराब और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना का मामला सामने आ चुका है। इन सब के बीच जरा आना चाहता हूँ पंकज जी आपके पास, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं। पंकज जी, कैसे आप देखते हैं, क्या तीसरा फेज कितना इंपॉर्टेंट आपके नजरिए से? 2 फेजेज में क्या कुछ आपको नजर आता है? तीसरा फेज कितना इंपॉर्टेंट है? और तीसरे फेज में अब 93 सीटों पर मतदान होना है, पहले 95 था, 95 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन उसमें से एक सूरत की सीट पहले से ही जीत घोषित हो गई, और एक जम्मू कश्मीर की सीट जो है वो अब 7 तारीख को ना बल्कि 25 तारीख को वहां मतदान होना है, तो 2 सीटें अभी बाहर हो गई हैं 93 सीट्स पे। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधे 282 का आंकड़ा जो है, यानी पूरे 543 में से 282 सीटों पे मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होगी, और सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। कौन आगे कौन पीछे? एग्जैक्ट मैं राजीव जी यही बताना चाह रहा था कि तीसरा फेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीत की जो फाइनल लाइन है उसको पार करने हो जाएगा इसके बाद में। देखिए, इस फेज में जहां चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें गुजरात से है, और दूसरा उत्तर प्रदेश से ही है। बाकी आप देखेंगे कि गोवा में 2 सीटों की 2 है, उसमें से ऑलमोस्ट सब लोग कह रहे हैं कि 1-1 की स्थिति होगी। कर्नाटक बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा चुका है, और अकेले कर्नाटक का असर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पड़ रहा है। दादर नगर हवेली और दमन दीव में कांग्रेस की स्थिति वहां पर मजबूत है। वैसे भी छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीद रखे हुए, क्योंकि उन्होंने वहां पर क्योंकि पिछला सरकार का बदलाव एक सांप्रदायिक मसले के कारण है। यदि हम देखें कि इतना लंबा नरेंद्र मोदी को हम मान सकते हैं, लगभग पिछले 60 दिनों से वो लगातार इलेक्शन मोड में, वैसे तो वो सोते समय भी इलेक्शन मोड में होते हैं, लेकिन पिछले 60 दिनों से जो उनकी जनसभाएं हो रही वो टारगेटेड है जनरल इलेक्शन को लेकर। आप देखिएगा हर 3 दिन में उनको अपनी जो भाषण की टोन है उसको बदलना पड़ता है, और कई बार लगता है कि बौखला रहे हैं। कई बार वो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, कहीं शहजादे की बात करने लगते हैं, औरंगजेब की बात करने लगते हैं, कहीं मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं, भैंस की बात करने लगते हैं। यानी जैसे कि हम पिछले 2 इलेक्शन में मोदी का कैंपेन देखें कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, या 2019 वाला इलेक्शन एक टारगेटेड था। इस इलेक्शन में उनके पास में कुछ कहने को नहीं है जनता को, जो भाई यदि राहुल गांधी ने कोई भाषण दिया, राहुल गांधी कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी ने मछली खा ली, केवल इस पे उनका अटैक है, जिसको आमतौर पर सन 2000 से पहले की राजनीति में जो टॉप लीडर्स थे वो कभी इस तरीके की बात नहीं करते थे, कहते लोकल लीडर्स के लिए इस प्रकार की बात छोड़ी जाए। तो एक इससे तो बहुत स्पष्ट है कि ये बौखलाए हुए हैं। फर्स्ट फेज सेकंड फेज में बहुत स्पष्ट है कि जो जिस तरीके का इन्होंने रिजल्ट की अपेक्षाएं की थी वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बहुत कम वोटिंग हुई है, और जिन इलाकों में वोटिंग हुई है, सबसे बड़ी चीज है कि जिन इलाकों में वोटिंग हुई है वो इलाके कहे जाते हैं कि इनके विपक्षी खेमों के हैं। कांग्रेस के साथ में लगातार जो वार ये कर रहे हैं, जो डिमोलाइज कर रहे हैं, वो केवल कर रहे हैं हर चरण के पहले कुछ लोगों का पार्टी बदलवाना। जी, मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा कांग्रेस को सतर्क भी रहना चाहिए, और इसके लिए अपने मजबूत जवाब तैयार कर रखना चाहिए। राधिका खेरा जी का, जैसे आज आप देखिए राधिका खेरा जी ने जो अपना त्याग पत्र दिया,
मैं छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ उस पर नहीं जाऊंगा। और यदि वो उस मुद्दे पर आकर त्यागपत्र देती तो एक पत्रकार के रूप में मुझे लगता नहीं, राधिका खेरा सही है, उनके साथ में महिला होने के कारण यदि किसी ने दुर्व्यवहार किया है तो पार्टी को सशक्त उस पर कार्रवाई करनी है। लेकिन आज उन्होंने पहला पैरे रामचंद्र जी पे शुरू कर दिया, हम राम मंदिर के दर्शन करने गए। अरे भाई, आप याद करें, दीपेंद्र हुड्डा, चरणजीत सिंह चन्नी, विक्रमजीत सिंह, अभय प्रताप सिंह, अजय राय, ये 5 नाम तो मुझे तत्काल याद आ रहे हैं कि जो सभी अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने गए और इन सभी को पार्टी ने टिकट भी दिया है और ये सभी स्टार प्रचारक भी हैं। तो अयोध्या का राम मंदिर पे दर्शन करने जाना से कांग्रेस का कोई ये निजी आस्था का मामला पहले भी पार्टी बोल चुकी। मुझे लगता है कांग्रेस को इस मसले को एक बार प्रॉपर्ली एड्रेस करना चाहिए, एक चीज। दूसरा चीज, यदि आने वाले 3 फेजेस के लिए कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग कैंपेन करना है तो इनको अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में कुछ और इजाफा करना चाहिए, क्योंकि प्रियंका ओवरलोडेड है और मुझे लगता है कि इस फेज के बाद में लगातार वो 5 दिन केवल या 7 दिन केवल अमेठी और रायबरेली में देंगी। उस पोजीशन में इस जगह को भरने के लिए कांग्रेस को एक ताकतवर तरीके से अपनी सेकंड लाइन को तैयार करना चाहिए। खड़गे जी विलक्षण रूप से प्रचार कर रहे हैं। आज खड़गे जी की जो कविता जो उन्होंने सुनाई है, वो एक इतनी खूबसूरत कविता उन्होंने कही है आज, उसके लिए कि न राम खतरे में न रहीम खतरे में, केवल एक आदमी की कुर्सी खतरे में। वो पूरी कविता बड़ी सुंदर तरीके से की। तो यानी खड़गे जी को आज के समय का एक नेहरू की छवि वाले नेता के रूप में देखा जा सकता है। ये बात तय है कि 400 पार का नारा खत्म हो चुका है। अब इनके पास में राम मंदिर का जो मसला चल रहा था, जाहिर है एक प्राइम मिनिस्टर के पास में आईबी रॉ से लेकर लोकल इंटेलिजेंस तक की सभी रिपोर्ट जाती हैं और उन रिपोर्ट से बहुत स्पष्ट है कि राम मंदिर का मसला उतना अब इंपैक्ट नहीं दे रहा है जितना मसला लोग रोजगार पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं। रोजगार और महंगाई एक मसला, देखिए टीवी पे जो दिखते हैं जो शहरी चेहरे होते हैं खाए पिए अघाए हुए, उन लोगों को, और मजेदार चीज है कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम से पेंशन ले रहे हैं वो लोग भी उसके अंदर शामिल होते हैं। उन लोगों के लिए एक डिस्ट्रैक्ट है क्योंकि वो बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं इन सब पे बात करना। लेकिन जो वोटर बेरोजगारी से महंगाई से त्रस्त है, जो पर्सनल ग्रीवेंसेस को लेकर त्रस्त है, वो एक ऐसा वोटर है जो मुखर नहीं है और कभी विजुअल मीडिया उस तक पहुंचता नहीं है। हाँ, एक जरूरियत है कि इस समय यदि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर ऐसे लोगों को निकाल कर लाने की बहुत जरूरत है। और जो लोग कम से कम राम मंदिर का नाम लेकर पार्टी बदल रहे हैं, उनके लिए ये 5 नाम तो मैंने बताया, शायद 25 नाम भी ऐसे हो सकते हैं जो बड़े नेता राम मंदिर के दर्शन करने गए और पार्टी ने उनको स्टार प्रचार को टिकट भी दिया है। तो स्थिति बहुत स्पष्ट है, नवाब रंगीले खतरे में है और अभी आने वाले दिनों में और करतब दिखाएंगे। अभी उनका जो करतब है, यानी पतन की सीमा असीम होती है, तो वो उनके शाब्दिक, बौद्धिक और नैतिक पतन सतत चलता चला जा रहा है। उनका जो एक प्लान था, मुझे तो कभी कभार लगता है कि रेवन्ना की जो पेन ड्राइव कांड है, ये बीजेपी की पैदाइश है, क्योंकि रेवन्ना का पेन ड्राइव आने के बाद में कुछ तरीके के लोग खड़े हुए। एक तो क्या हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा बंद हो गई। दूसरे वो लोग थे जो 18 से 40-45 साल के, जिनको 1.5 GB डेटा फूंकना है, तो यदा कदा लेके वो उसकी क्लिपिंग देखने में आनंद ले रहे हैं, और बाकी राजनीतिक दल उसको लेके एग्रेसिव हो चुके हैं। तो बहुत मुझको तो शक लग रहा है कि रेवन्ना का जो पेन ड्राइव का मसला है, ये बीजेपी और आरएसएस की पैदाइश है। आप देखिए ना, वो लोग डिस्ट्रैक्ट करने को क्या तरीका करते हैं। दिल्ली एनसीआर के 123 स्कूल में अचानक ईमेल भेज दिया कि स्कूल में बम है, और हमारा मीडिया जो है वो कम अकली से
कुछ खबरों में देख रहा हूं कि ईमेल की भाषा आईएस की भाषा लग रही है। जो आईएस शब्द इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भाई कोई शब्द किसी के पेटेंट है क्या? भाई हम भी तो कह सकते हैं जय शाह शहजादे हैं, वो तो वास्तव में शाहजादे हैं। ये मोदी जी का अकेला थोड़ी पेटेंट होगा। बिल्कुल। तो हर दिन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुद्दों को ये अजब गजब तरीके के आने वाले 15-20 दिन और तरीके निकालेंगे और कुछ लोगों को और पलटाएंगे इधर से उधर पार्टी में। तो मुझको लगता है कि राज्य स्तर का, जाहिर है कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि हर आदमी चाहता है कि हर मसले में राहुल जी या प्रियंका जी ही दखल दें। राज्य स्तर की टीम्स बहुत लाचार से काम करती हैं कई बार, और इसीलिए जो मध्य प्रदेश की आज जो सागर जिले की एमएलए खिसक गई, वो सूर्यकांत सीट से आई हुई थी, उसको जाने से तसल्ली से रोका जा सकता था। और आपको सही बात बता रहा हूं, यदि दिग्विजय सिंह अपने चुनाव में व्यस्त नहीं होते तो केवल वो ऐसा कैपेबल नेता है कि वो कोशिश करता कि नहीं जाने देता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे। और एक जो अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात कही, उन्होंने ये भी आगे कहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर में वीडियो दिखाऊंगा, कि न धर्म खतरे में है न हिंदुस्तान खतरे में है, हमको तो लगता है कि सुल्तान खतरे में है। तो ये अब शहजादा, शहनशाह, पीरजादा और सुल्तान सब सामने आ गया है, तो हमको तो लगता है कि सुल्तान खतरे में है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं, क्या ये तीसरा चरण, अब देखिए परसों मतदान है सुबह सुबह 7 बजे से, और उससे पहले बहुत सारी गतिविधियां बहुत तेज गति से हम देख रहे हैं। एक वीडियो देख रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पे डाला है। पहुंचे हैं गुजरात, एयरपोर्ट पे हैं और अपने कुछ कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता 30-30 लोगों को, ये लोक पर्व है, 30-30 लोगों को लेके आए, थाली बजाते हुए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि उत्साह पूर्वक ये आंदोलन, ये जो है चुनाव चल रहा है, 30-30 लोगों को लेके आना है, तो एक उत्साह भरने की कोशिश। लेकिन जब थाली का नाम ले रहे थे तो फिर मुझे वो दिन याद आ गए जब थाली बजाने की बात थी, इसलिए उसका जिक्र यहाँ कर रहा हूँ कि आज भी मोदी जी भूले नहीं हैं और थाली को ले ही आ रहे हैं। क्या ये थाली बजाने वाली घड़ी आ गई है? जी, ये थाली बजाने की घड़ी क्यों आ गई? और जो आप ऊपर लिख रहे हैं, तीसरे दौर से पहले भाजपा के पैर उखड़ गए नहीं, उखड़ चुके हैं। अब मैं इन दोनों चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि क्या हो रहा है। राजीव जी, पॉलिटिकल कैंपेन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक आपका फोकस और दूसरा फ्यूचर एजेंडा। ये दोनों चीजें मोदी जी आपके कब्जे में नहीं है। फ्यूचर एजेंडा वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। राहुल गांधी के हर स्पीच में आप देखिएगा एक फ्यूचर एजेंडा दिखता है। ये फ्यूचर एजेंडा ही मोदी जी को 2014 में लेकर आया था। याद कीजिए वो कैंपेन, याद कीजिए। अब की बार का मतलब है फ्यूचर एजेंडा जी। अब की बार अच्छी सरकार, अब की बार अच्छी सरकार, अब की बार नहीं होगी भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह। तो मोदी साहब की एक भी स्पीच में फ्यूचर एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है। शुरू में कभी आया था 2047 तक कौन रहेगा और कौन देखेगा? हमको तो नौकरी की जरूरत कल है, सिलेंडर तो आज खत्म हो गया। मतलब फ्यूचर एजेंडा इतना लंबा नहीं हो सकता। अब मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि हो क्या रहा है। देखिए, पहले चरण के बाद जो फीडबैक मिला, वोट शेयर कम हुआ, लोग घर से नहीं निकले, बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं निकला और बीजेपी का कार्यकर्ता मायूस हो गया। वो थाली बजाने की बात पे राजीव जी आ रहा हूं मैं जी। बीजेपी का कार्यकर्ता मायूस हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता कौन है? बीजेपी का मैक्सिमम कार्यकर्ता आरएसएस का से जुड़ा हुआ है। वो आरएसएस की शाखा में जाने वाला व्यक्ति है, वही कमिटेड कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता की एक कमिटेड ट्रेनिंग है, आइडियोलॉजी है।
उसको एड्रेस करने के लिए मोदी साहब ने अग्रेसिव हिंदू मुसलमान एजेंडा, मुस्लिम लीग और मुसलमान घुसपैठिए वगैरह लेकर आए, और उसको लाने के बाद मोदी जी का जो पूरा कैंपेन का डिजाइन था वो डिरेल हो गया। अब उस कैंपेन में फ्यूचर एजेंडा नहीं है। जब भी वो छोड़ेंगे तो वो आरएसएस का जो वर्कर है वो एड्रेस नहीं हो रहा है। अब वो वोटर को एड्रेस नहीं कर रहे राजीव जी, अब वो मतदाता को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, अब वो एड्रेस कर रहे हैं बीजेपी के वर्कर को। वो कौन है जो 30-30 लोगों को लेकर आएगा? बीजेपी का वर्कर है। कौन थाली बजाता हुआ आएगा? बीजेपी के वर्कर है। ये बीजेपी के वर्कर को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक मीटिंग से, तो ये कैंपेन नहीं है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से तो आपको मतदाता को एड्रेस करना है राजीव जी। वर्कर को तो एड्रेस बंद कमरे की मीटिंगों में किया जाता है जी, या चुनाव के पहले किया जाता है। तो एक तो ये है कि वो लगातार अब मोदी जी अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जो मुख्यतः आरएसएस का है, जो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में पला बढ़ा है, उसको ही एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो मायूस हो गया, वोट शेयर गिरा। वोट शेयर को बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ नाटक हो रहा है। तीसरा फेज में इनका टेस्टिंग वो है कि तीसरा फेज अगर खराब हुआ तो मामला गड़बड़ हुआ, जो कि लग रहा है कि गड़बड़ हो चुका, जो हमारे बाकी साथी बता रहे, पंकज जी बता रहे, सब लोग बता रहे। दूसरी बात राजीव जी, जो मैं सूचना के तौर पे बता दूं, जो अलका लांबा कह रही थी, अलका लांबा कह रही थी कि हम घेराव करेंगे। मैं उसके आगे की बात बता रहा हूं। मोदी जी का जो बनारस का वो है मतदान आखिरी फेज में है, 14 मई को नामांकन है राजीव जी। महाराष्ट्र के, गुजरात के, छत्तीसगढ़ के चुनाव निपटने के बाद विपक्षी पार्टियों का ये स्ट्रेटजी है कि वो बनारस में डेरा डालेंगे। सब बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता कर्नाटक से और छत्तीसगढ़ से वहां पहुंचेंगे। बनारस में घेरने की तैयारी बड़े पैमाने पर मोदी साहब को हो रही है कि बनारस भी ना निकलने दो, इस लेवल की तैयारी है। और वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसकी प्लानिंग है। और आप जानते हैं राजीव जी कि कांग्रेस पार्टी की, कर्नाटक की और छत्तीसगढ़ की टीम कितनी स्ट्रांग है। वो वहां कैंप करने जा रहे हैं मतदान खत्म होते ही, बनारस में, कहीं और नहीं। तो बनारस जो है वो अब 4th फेज के बाद बनारस जो है वो अड्डा रहेगा। तीसरी एक बात हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में मोदी जी ने खोई है, वो क्या है? एक जो इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कॉलम लिखते हैं, जो बड़े लेवल पे, जिनको एम्बेसीज में पढ़ा जाता है, विदेशों में पढ़ा जाता है, उन लोगों ने भी अब मोदी जी से कन्नी काट ली है। वो इतने अग्रेसिव नफरत वाले एजेंडा में मोदी साहब को प्रमोट नहीं कर सकते। आज आपने पढ़ा होगा कि उनकी बेहद समर्थक एक कॉलम लिखने वाली, उन्होंने भी आलोचना करनी शुरू कर दी है, कई और। तो ये एक, जो लोग 2014 में के पहले मोदी साहब को एक लेजिटिमेसी दे रहे थे बड़े सर्किल में, एक इंटेलेक्चुअल सर्किल में, एलीट सर्किल में, जो ताकतवर सर्किल है, जो ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करता है, जो विदेशों को प्रभावित है, उसने कन्नी काट ली है। ये मोदी साहब के अग्रेसिव हिंदुत्व एजेंडा, हिंदू मुसलमान एजेंडा का एक आउटकम है। अब उसका इमीडिएट फॉलोआउट क्या हुआ है? राजनाथ सिंह साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने जी। राजनाथ सिंह ने मुसलमानों के मामले पे एकदम उल्टी लाइन ली है नरेंद्र मोदी से। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान दूसरी दर्जे के नागरिक नहीं है। ये क्यों कहा है उन्होंने, और क्यों योगी आदित्यनाथ इस रेस में पिछड़ गए?
4 जून के बाद ये रेस, नई रेस चालू होगी कि मोदी के बाद कौन। और अगर सीटें कम होती हैं, जो हम लोग अपने पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, उस वक्त ऐसे दलों की आवश्यकता होगी जिनका वोट बेस में मुसलमान भी हैं, मसलन बीआरएस, मसलन बीजेडी और भी पार्टियां हो सकती हैं। राजनाथ सिंह ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए एक लाइन अभी से ले ली है। मतलब एक तरीके से देखिए कि उन्होंने लाइन लेकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अपनी ठोक दी है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं लाइन में हूँ, मैं एक मॉडरेट कैंडिडेट हूँ, मैं नया वाजपेयी हूँ। ये लाइन उन्होंने ले ली है। और तीसरी और आखिरी बात जो मोदी जी ने खोया है वो ये कि अब आप देखिए कि कोई उद्योगपति इंडोर्स नहीं कर रहा है मोदी साहब को। ये राहुल गांधी की देन है। 2014 से पहले रतन टाटा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तमाम लोग मोदी साहब के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। ये कह रहे थे कि विजनरी व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। अब कोई नहीं कह रहा है। उद्योगपतियों को ये समझ में आ गया कि राजनीति में, डेमोक्रेसी के अंदर उनका एक्टिव रोल नहीं है, पैसिव रोल है। और ये बहुत आवश्यक था इन लोगों को ये समझाना। पिछले कुछ 10 सालों में ये उद्योगपति राजनीति के अखाड़े में एक्टिव रोल में आ गए। इन्होंने मीडिया खरीदा और खुलेआम उनका मीडिया जो है एक पार्टी का पक्ष लेने लगा। अब देखिए कि उन उद्योगपतियों को समझ में आ गया कि नहीं, ये उनको उनकी जगह उनकी राहुल गांधी ने दिखाई है। और एक आखिरी बात ये कि अमेठी का जो फैसला हुआ, एक बार फिर तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि वो अपने फोकस से नहीं हटेगी। तो फोकस और फ्यूचर एजेंडा, मोदी साहब कांग्रेस के एजेंडा में आ रहे हैं। वो आरक्षण में बात कर रहे हैं, संविधान पे बात कर रहे हैं, वो भैंस वगैरह सब बातें कर रहे हैं। वो आ चुके हैं कांग्रेस के एजेंडा में। कांग्रेस मोदी साहब के एजेंडा में नहीं गई। राजीव जी, ये बहुत आखिरी में जो आप जो लाइन बोल रहे हैं फोकस वाली, ये इस पे मैं भी गौर फरमा रहा था कि आप देखिए 2014 से पहले मीडिया में खबर चल रही है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे देना चाहिए, भारत रत्न दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भारत रत्न दे देती है। पहली बार किसी क्रिकेटर को, किसी खिलाड़ी को भारत रत्न दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो तत्काल एक उदाहरण सामने आया। उस समय का फोकस और अभी के फोकस के फर्क को देखिए कि नहीं, राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, ये फोकस है। उनको अगर रायबरेली से चुनाव लड़ाना है तो रायबरेली से चुनाव लड़ाना है। पूरे देश और दुनिया का मीडिया भले अमेठी में स्मृति ईरानी के घर के सामने खड़ा रहे, लेकिन यहाँ राहुल गांधी रायबरेली पहुँचते हैं और नॉमिनेशन फाइल करके चले आते हैं। तो ये इस फोकस के कारण ही पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि ये चुनाव एक दूसरी दिशा में, दूसरी धारा में बहता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसमें नरेंद्र मोदी जो है पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी पीछे में नए नए शब्दों को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हैं तो शेरो शायरी तो रखते ही हैं, कुछ कविता भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो। तो अभी जो हमारे साथी पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे थे, ज़रा उनकी जुबानी सुन लें हम। मोदी जी पे क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और फिर सीधा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। जरा सुनिए खड़गे साहब को। न कोई राज खतरे में है, न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में। न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में। हमको तो लगता है कि सुल्तान खतरे में है। सुल्तान बोले तो समझे ना? हाँ, हमको लगता है कि सुल्तान खतरे में है। न कोई धर्म खतरे में, न ही ईमान खतरे में। न कोई धर्म खतरे में, न ही ईमान खतरे में। सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान खतरे में। सियासत में पड़े हुए बोले तो हम भी है, उसमें मत गिनो। ये मोदी के लिए बोल रहा हूं मैं, बेईमान। सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान खतरे में।
सच पूछियो दोस्तों, सच पूछिए तो एक बस इंसान खतरे में है। सच पूछिए तो एक बस इंसान खतरे में है। इंसानियत की पड़ गई पहचान खतरे में है। इंसानियत की पड़ गई पहचान खतरे में है। इसकी वजह से धरती आसमान खतरे में है। इसकी वजह से धरती और आसमान खतरे में है। कोई कोयला खींच ले रहा है, कोई वो माइंस खींच ले रहा है, कुछ ना कुछ धरती को तंग और तबाह कर रहा है। चुनावी चाल है जो सबको आपस में लड़ाते हैं। चुनावी चाल है जो सबको आपस में लड़ाते हैं। नहीं है राम खतरे में, नहीं है राम खतरे में और न रहमान खतरे में। मोदी जी गारंटी पर गारंटी देते हो, दिख रहा है कुर्सी का अरमान खतरे में है। उनकी कुर्सी हिल रही है, इसलिए वो खतरे में है, हम नहीं। हम तो आपको जो गारंटी दे वो पोख्ता करके देते हैं। जो बोले नहीं बगैर हम करके देते हैं। नरेगा का स्कीम, पढ़ने का स्कीम, लेबर का स्कीम, सारे काम हम करते हैं, लेकिन कभी बोले नहीं। मैं आपसे अपील करता हूं कि ईशा खान साहब चौधरी मालदा साउथ और मुश्ताक आलम मालदा। तो सुन रहे थे आप, न धर्म खतरे में है, न हिंदुस्तान खतरे में है। खतरे में कुर्सी सुल्तान की है, वो सुल्तान खतरे में है, ये कह रहे थे साफ साफ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। सुल्तान खतरे में, और बता भी रहे हैं कि सुल्तान का मतलब समझते हो ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को शेरो शायरी कहने करने का शौक है और जब भी मौका मिलता है तो वो इस मौके को से चूकते नहीं हैं, वहाँ कुछ ना कुछ कह ही डालते हैं। आना चाहता हूँ अमलेंदु जी आपके पास। कैसे आप देखते हैं अमलेंदु जी, ये कल भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे और 7वें फेज के बाद, रिजल्ट के बाद की परिस्थितियों पे भी हम धीरे धीरे आ रहे हैं। कल भी हम उस पर चर्चा कर रहे थे। पहले और दूसरे फेज, और इसमें प्रशांत टंडन जी जो अभी बात कह रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस फोकस्ड है अपनी बातों को के ऊपर, अपने मुद्दों के ऊपर। यहाँ फोकस साफ साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, वो इधर उधर हिलती डुलती तक नहीं दिखाई दे रही है जो कुछ है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि 13 और 14 तारीख को नरेंद्र मोदी वहाँ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डालने वाले हैं। रोड शो है 13 तारीख को और 14 तारीख को शायद नामांकन है उनका। तो ये 2 दिन वहीं रहने वाले हैं। और इससे पहले जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे वहाँ पर पूरा का पूरा फोकस होगा। इस बीच 6 तारीख से प्रियंका गांधी अमेठी में हैं, 6 से लेकर 11 तक लगातार, पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे थे। और 10 तारीख को राहुल गांधी, अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, 10 तारीख को राहुल गांधी लखनऊ में हैं और वहां वो एक अलग जो सोसाइटी है उसके तहत, एक दूसरी सोसाइटी है उसके तहत एक कार्यक्रम करने वाले हैं और उसमें अलग अलग सोसाइटी के समाज के लोगों को बुलाकर और एक इंटरेक्शन है। रैली या सभा नहीं है, एक क्लोज डोर कहें तो इंटरेक्शन है। तो ये पूरा का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी का। कुछ कुछ चीज़ें इसलिए यहाँ पे रख रहा था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भी है। उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और चुनाव की घड़ी जो अभी आपके घर आपका होम टाउन है वहाँ भी है अभी चुनाव। कैसे देखते हैं इसको? राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अब ज़्यादा संकट में फंस गए हैं और संकट में आदमी को फिर राम याद आते हैं। प्रधानमंत्री को भी राम याद आ गए हैं और ये संकट बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे राम की याद उनको और आती जाएगी। अब सवाल ये है कि राम कितना सहारा आप उनको देते हैं कि राम नाम सत्य करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर है, क्योंकि राम को जो है ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो राम को बदनाम करें। तो अभी तक तो जो चल रहा है वो सब राम को बदनाम करने की चीज़ें राजीव जी चल रही हैं। तो इसलिए राम जो है वो ज़्यादा सहारा देने वाले नहीं। जिस तरीके से राजीव जी आपने बताया कि कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन हो, मतलब वो अपने मुद्दों पर कायम है
और मुद्दों से टस से मस नहीं हो रहे, लगातार मुद्दों की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जरूर मुद्दों से भटकने की कोशिश करते हैं या भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खींच खींच के इंडिया गठबंधन जो है वो प्रधानमंत्री को मुद्दों पर लेकर के आता है, रोज सवाल करना शुरू कर देता है। आज भी प्रधानमंत्री जब जा रहे थे उत्तर प्रदेश के दौरे पे तो जयराम रमेश ने जो थे बहुत सारे सवाल उनसे उठाए कि आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया, कहाँ कहाँ की आपने जो थी वो चीनी मिल बंद करवा दी और कहाँ कहाँ कौन सी मिल बंद करवा दी, ये सारे सवाल उनसे उठाए। यानी प्रधानमंत्री का जहाँ का दौरा होता है सुबह ही उस जगह से संबंधित जो है वो सवाल प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाती है। प्रधानमंत्री जी इन सवालों के आप जवाब दे दीजिए। अब राजीव जी जैसे प्रधानमंत्री बहुत दिव्य ज्ञानी है, ऐसे उनके बहुत से प्रत्याशी दिव्य ज्ञानी हैं। एक दिव्य ज्ञानी जो है उनकी वो खड़ी हो गई है वहाँ से हिमाचल प्रदेश में मंडी से। उनका एक वीडियो बड़ी जोर शोर से वायरल हो रहा है, वो बता रही है कि वो तेजस्वी सूर्या जो है वो गुंडे जो है वो तेजस्वी सूर्या जैसे गुंडे वो मटन मछली हो जाने क्या क्या कह के वो कह रही है। 14 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने फिर की दिया ये मोहतरमा कौन है। तो अब वो जिस कैंडिडेट को ये नहीं मालूम कि तेजस्वी यादव कौन है, तेजस्वी सूर्या कौन है, तो ये मोदी जी के स्टार प्रचारक है राजीव जी। तो भांग जो है वो पूरे कुएं में घुली हुई है। ऐसा नहीं है कि अकेले मोदी जी जो है उस प्रसाद के लाभार्थी हैं, वो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। तो ये विचलन राजीव जी एक तरीके से या कहिए कि जो गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी का प्रभाव जिस तरीके से होता जा रहा है, ये साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम जो है वो बैक फुट पे आ गई है। और अभी इनको लग रहा है कि 143 सीटें भी आने वाली नहीं है, तो इसलिए सारी चीजें राजीव स्थिति हो रही है। प्रधानमंत्री ने या बीजेपी के लोगों ने कहा कि सब झारखंड जो है वहाँ डेमोग्राफी बाहर के घुसपैठी आकर के बिगाड़ रहे हैं। चंपई सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने थोड़ी देर पहले राजीव जी एक ट्वीट किया, उन्होंने सवाल पूछा वो प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े गंभीर प्रश्न खड़ा करता है ट्वीट। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि झारखंड में घुसपैठी आकर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। वैसे घुसपैठी आते कहाँ से और इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला? राजनीति करने की जगह उस सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता? ये गलती किसकी है? झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते। जब आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, नागरिकता देना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी सीधे सीधे सवाल उठा दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि गड़बड़ियां जो हो रही हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। तो राजीव जी प्रधानमंत्री जिस तरीके से घिरते जा रहे हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, यह प्रधानमंत्री की बेचैनी को तरीके से दर्शाता है। जहां तक हमारे यहाँ राजीव जी चुनाव का सवाल है, तो हमारी सीट तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, ये सूचनाएं अभी तक है। बगल की सीट है राजीव जी बरेली की, वहां प्रधानमंत्री ने जो है तो एक तरीके से कहा जाए सभा की भमोरा जगह वहां, और बरेली में जाकर के उन्होंने रोड शो किया। ये जब भीड़ नहीं जुटी उनकी सभा में तो उनको रोड शो करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोर जो है प्रधानमंत्री को एक सीट पे अगर जाकर के देना पड़ रहा है, तो ये समझा जा सकता है ये किस तरीके की परिस्थितियां बन रही। तो कुल मिला के राजीव जो 2 चरण हो चुके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में हाथ खाली दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये सूचना है, शायद प्रेम कुमार जी ने ट्वीट किया है, वो शेयर किया है कि एक मंत्री जो है भारत सरकार के, वो उनके लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो उन्होंने अपने वोट ट्रांसफर नहीं कराए हैं। इस तरीके की चर्चाएं वहाँ चलने लगी हैं। तो अगर ये शुरू हो गया है जयंत चौधरी के ऊपर मरा जाना है कि जयंत चौधरी अपने वोट ट्रांसफर नहीं कराए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या संकेत मिलने वाले हैं। अब राजीव जी जो वहाँ का जो महाराणा प्रताप को लेकर के जो किया गया है वो फर्जी वीडियो है, डॉक्टर वीडियो, उसको चलाया गया है। ये कोशिश की गई है कि इस तरीके से जो है वो शक्तियों को थोड़ी अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन क्षत्रिय जो राजीव जी वो अपने पूरे से डटे हुए हैं, और जामनगर में उनकी जो सभा हुई है और वहाँ जो शंकर सिंह वाघेला है, उन्होंने तो बड़े खुल के कह दिया है कि क्षत्रिय जो भी असली होगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। अब ये भी पहचान राजीव जी हो जाएगी कि क्षत्रिय जो सभाएं जितनी है वो सब कह रही है कि असली क्षत्रिय जो है वो भाजपा को वोट नहीं देगा, तो जो भाजपा को वोट देकर के आते हैं वो असली क्षत्रिय की कैसे क्षत्रिय, ये भी अब पहचान हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के पास राजीव जी कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री अगर 2 दिन जाकर के वाराणसी में डेरा डालना पड़ता है अगर प्रधानमंत्री को राजीव जी अपने नॉमिनेशन के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि बनारस में भी कितनी गंभीर परिस्थितियां प्रधानमंत्री के लिए है। राहुल गांधी तो रायबरेली गए, पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, गए नॉमिनेशन करके चले आए, सुबह गए और जाके दोपहर में नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन करके तुरंत निकल गए। वहां तो 4 दिन रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री को अगर अपने उस क्षेत्र में जाकर के जहाँ से 10 साल से वो सांसद है और वहां जाकर के अगर उनको 2 दिन जो इसलिए खर्च करना पड़ रहा है कि उनको नॉमिनेशन करना है, उसके लिए रोड शो भी करना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि बनारस में भी प्रधानमंत्री किस तरीके से फंसे हुए हैं। बाकी समय आएगा राजीव जी, बहुत कुछ तय हो जाएगा। जी बिल्कुल, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है और ऐसे में बहुत कुछ तय होता हुआ भी जा रहा है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है डॉक्टर राकेश पाठक जी आपको? राजीव जी,
अमलेंदु जी शायद कंगना जी के ताजा वीडियो से वाकिफ नहीं है। 2 क्लिप उनकी और आज वायरल हुई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि लोग मुझे देखने आ रहे हैं कि कौन हुस्न की परी आई है, और इसी तरह के कई शब्दों का इस्तेमाल किया। दूसरा, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा मैं अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभिनेत्री हूं। तो अमलेंदु जी, ये दोनों वीडियो भी आप देख लीजिएगा और स्वीकार कीजिए कि अमिताभ के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं कंगना जी। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और सामने आया है राजीव जी, उस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज अयोध्या में हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति महोदया को इसलिए अयोध्या में नहीं बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में कि वे आदिवासी हैं। इसका खंडन किया है राम मंदिर न्यास के सचिव चंपत राय ने। उन्होंने एक नया विवाद पैदा कर दिया राजीव जी। चंपत राय का कहना यह है कि हमने तो रामनाथ कोविंद को भी न्योता दिया था और द्रौपदी मुर्मू को भी दिया था जी। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर राम मंदिर न्यास ने उन्हें न्योता दिया था तो वे आई क्यों नहीं वहां पर? अगर वे समारोह में शामिल नहीं हुई तो क्या उनका भी मंतव्य वही है जिस मंतव्य से शंकराचार्य शामिल नहीं हुए कि ये एक राजनीतिक आयोजन है? यानी हमारी राष्ट्रपति भी ये मानकर चल रही थी कि ये कोई धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का शो है, इसलिए नहीं जाऊंगी। क्योंकि शुरू में तो सरकार की तरफ से कभी ये स्पष्टीकरण नहीं आया कि राष्ट्रपति को न्योता दिया गया था। आज चंपत राय ये कह रहे हैं, वे कह जरूर इस एंगल से रहे हैं, ये राहुल गांधी का ये जो आरोप है कि वे आदिवासी हैं इसलिए नहीं बुलाया गया, ऐसा कुछ नहीं, उन्हें बुलाया गया था। तो अब इसका जवाब आना जरूरी है कि वे क्यों उस वक्त नहीं गई थी, और अब एन चुनाव के वक्त 3 दिन बाद मतदान है, 2 दिन बाद, 1 दिन पहले वे होकर आई हैं, तो अब वे क्यों गई? क्या भारत का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है कि न्योता देने के बावजूद नहीं गई वे? वरना राष्ट्रपति कौन रोक सकता है? अगर राम मंदिर न्यास उन्हें आमंत्रित कर रहा था और वे जाना चाहती थी तो उन्हें कौन रोक सकता था? अर्थात या तो उन्हें न्योता नहीं दिया गया था अथवा न्योता दिया गया था, सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया, ताकि जो लाइमलाइट है वो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति की ओर न चली जाए। ये मुद्दे अभी चर्चा में और गरमाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए, हम सब जानते हैं उनकी मंशा क्या है, लेकिन वे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा गरमा नहीं पा रहा। 22 जनवरी के बाद अगले 22 दिन में ही वो ठंडा हो चुका था। और जैसा कि अभी प्रशांत जी ने कहा था कि कांग्रेस अपने एजेंडे पर चल रही है, वो बीजेपी के एजेंडे पर नहीं आ रही। नरेंद्र मोदी कितने भी आरोप लगा लें, जितने सुलझे हुए बयान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव दे रहे हैं, इतने परिपक्व बयान बहुत दिनों बाद राजनीति में सुनाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने शेरो शायरी वाला भाषण सुनवाया, ये भी भारत की राजनीति में बहुत दिनों से अनदेखा अनसुना था कि राजनीति इसी तरह की होना चाहिए, भाषण इसी तरह के होने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को हम सब ने देखा है, देश में बहुत नई पीढ़ी ने भले न देखा हो, उससे पहले वाली पीढ़ी ने तो देखा है। तो कांग्रेस और विपक्ष के नेता उस पुरानी राजनीति को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुद्दों की बात होती थी, शेरो शायरी होती थी, कविताएं होती थी, उस तरह के मुहावरों का, लोकोक्तियों का इस्तेमाल होता था। नरेंद्र मोदी इस तरह के हर मोर्चे पर विफल होते दिखाई दे रहे हैं। न उनके भाषणों में अब वो ताब बची है, न वो ओज बचा है, न मुद्दे बचे हैं, और यही उनकी हताशा को बताने के लिए पर्याप्त है। और हम बार बार दोहराते रहे, आज फिर दोहराना चाहते हैं कि अभी तीसरे चरण के मतदान के बाद राजीव जी, जब हम और आप बैठेंगे चर्चा करने, उसके जो रुझान सामने आएंगे, अगर वे वैसे ही रहे जो पहले और दूसरे चरण के हैं, तो नरेंद्र मोदी को हम अगले चरणों के लिए पतन के पाताल की ओर 1-2 पायदान और उतरते हुए देखेंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल। तीसरे चरण में आप जानते हैं कि 93 सीटों पे मतदान होना है, और उत्तर प्रदेश, उसके अलावा गुजरात की पूरी सीटें हैं, कर्नाटक है,
कर्नाटक के भी 14 सीटों पे हो गया है, 14 सीटें और बाकी हैं जिस पे मतदान, यानी कर्नाटक का चुनाव भी खत्म हो जाएगा। गुजरात एक ही फेज में है, 26 की 26 सीटें, 26 नहीं अब 25 सीटें, क्योंकि एक तो जीत चुके हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी जीत चुकी है सूरत, और उसके अलावा महाराष्ट्र है, असम है, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, और गोवा, और जम्मू कश्मीर नहीं है, अब पश्चिम बंगाल है। तो ये राज्य हैं, 11 राज्य और 93 सीटों पर मतदान होना है 7 फरवरी को। अभी से कुछ घंटे बाद कह लें, 36 घंटे गिनना शुरू कर लें तो काउंटडाउन चालू हो सकता है। लेकिन तीसरे फेज के बाद जब शाम को हम लोग चर्चा करेंगे तो क्या चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। जरा प्रेम कुमार जी आपके पास भी आना चाहता हूं जल्दी से। प्रेम कुमार जी, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी दीपक जी। जी, डॉक्टर राकेश पाठक साहब ने जो बताया उसमें केवल एक संशोधन है। बहुत वो स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है कंगना रनौत का। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सबसे लोकप्रिय हूँ अमिताभ बच्चन के बाद, उन्होंने ये कहा कि मैं अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा सम्मान मेरा होता है पूरे देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण चले जाओ या जहां, तो ये बड़ा फर्क है। वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, ये मजेदार बात है। और इसलिए ये भी कह रही है कि अलग अलग राज्यों, उसमें मणिपुर का नाम भी ले रही है, अलग राज्य कि मैं यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, सब जगह मणिपुर गई। मैं पिछले 2 साल का खंगाल रहा था कि मणिपुर गई कि नहीं, मणिपुर जाना चाहिए था उनको। जी अगर कंगना जी की क्लिप मिल जाए दोनों तो जी बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करता हूं इसी कार्यक्रम के दौरान ट्विटर पर है उन्होंने कहा क्या है। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या यहां से फिर से मैं उसी सवाल पे आता हूं, यहां से तीसरा फेज जिस प्रकार इंपॉर्टेंट है और इसके बाद की परिस्थितियां जरा मुझे बताइए कि क्या कुछ लगता है। भविष्यवक्ता के रूप में मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही हम में से कोई भविष्यवक्ता है, लेकिन एक अनुभव विश्लेषण उस आधार पे जो परिस्थितियां हैं उसमें आप कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन कह लें और फिर सत्तारूढ़ दल नरेंद्र मोदी, उनके जो वक्तव्य हैं उन सबको देखा जाए, क्योंकि इसके बाद आगे जो है नरेंद्र मोदी को अपने चुनाव की तैयारियां भी करनी है। हालांकि उनका चुनाव आखिर में है, बिल्कुल लास्ट जो 7वां फेज है उस समय है वहां पे, लेकिन बहुत कुछ और आगे बढ़ता हुआ और ऐसी परिस्थितियां जैसी आज हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ आप देखते हैं? जी राजीव जी, देखिए तीसरे चरण का चुनाव खत्म होते होते एक अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को भी लग जाएगा कि उनको कितना लॉस हो रहा है और रिपेयरेबल लॉस है कि नहीं, और इंडिया गठबंधन के को भी अंदाजा लग जाएगा कि जो गति जो पेस उसने बनाई है वो पेस कितना और मजबूत हो कि सत्ता परिवर्तन के रूप में अपने पक्ष में सिचुएशन को किया जाए। तो इस हिसाब से तीसरा महत्वपूर्ण है और उसके बाद की रणनीति महत्वपूर्ण है। तो चौथे में अगर हम देखते हैं तो मूल रूप से अब होगा क्या कि महाराष्ट्र की बची हुई सीटें, उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें, बिहार की बची हुई सीटें, ये सब बड़े बड़े स्टेट, मध्य प्रदेश भी शामिल होगा, ये सारे स्टेट में लड़ाई अब खुलकर होगी। तो इसमें उत्तर प्रदेश को आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे स्ट्रांग होल्ड है और महाराष्ट्र तो की दुर्दशा तो दिख रही है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीद है बीजेपी को कि वो संभालें, क्योंकि बीजेपी के पास एक है कि पिछले बार भी एसपी बीएसपी मिलकर लड़े थे और इस बार बीएसपी अलग है, तो कांग्रेस एसपी मिलकर लड़ेंगे तो भी हम संभाल ले जाएंगे, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो फैक्टर इस बार एड ऑन फैक्टर जिसको मिस कर रहे हैं वो है इंडिया गठबंधन के प्रति राष्ट्रीय स्तर का एक आकर्षण, जो एसपी बीएसपी के गठबंधन में नहीं था। ये आकर्षण इंडिया गठबंधन में है और कांग्रेस में है, कांग्रेस के नेतृत्व में है। इस वजह से ये पिछले से ज्यादा मतलब चुनौतीपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए। और इसको ये दिखता है, मान लीजिए कि इस बार रायबरेली और अमेठी को लेकर जितनी चर्चा हो गई, जितनी बात हो गई, जो और मन मुताबिक तरीके से नहीं हुई, चाहे बीजेपी के हो चाहे गोदी मीडिया के हो, स्टारडम की लड़ाई में वो नहीं फंसे कांग्रेस, बनिस्पत उसने बड़ा गोल सामने रखा कि हमें सरकार बदलने की लड़ाई करनी है। तो उसको देखते हुए हम ये महसूस करते हैं कि ये लड़ाई अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आलू प्रदेश तक बढ़ रही है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो है एक तो
यादव और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है, समाजवादी पार्टी अब धीरे से यहाँ मजबूत होती हुई दिखेगी, जहां पर कि बीजेपी की सीधे लड़ाई होगी। तो इस जगह पे ये जो जातीय समीकरण है, इस चुनाव में ये देखने को मिला है। जो पहले दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ है, उसके जो लक्षण दिख रहे हैं, उसमें वो दलित वोट्स खास करके जो मायावती जी को जाना एक्सपेक्टेड माना जाता था, इन्होंने मायावती जी को वोट नहीं किया है दलित वोटर्स ने। खासकर कुछ एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर देखा जाए, उन्होंने एक मीटिंग की है, आपस में बैठक की है और उन्होंने तय किया बल्कि वोट किया। अब वही पैटर्न अगर आगे कंटिन्यू रहा, उनका कहना है संविधान खतरे में, भाई हम बीएसपी को जिता के क्या करेंगे, अभी इंडिया को जिताना जरूरी है। ये बात दलितों के मन में बैठी है और संविधान के प्रति जो लगाव, जो समर्पण, जो जिद दलितों में है, उतनी किसी और समुदाय में नहीं है। तो दलित का अगर कंसोलिडेशन इंडिया गठबंधन के साथ हो रहा है और इसके पीछे राहुल गांधी है, समाजवादी पार्टी, तो भी इसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को हो। तो इससे उत्तर प्रदेश का समीकरण एक बार ही बदलता हुआ दिख रहा है दलित वोटर्स में बदलाव आने के कारण। और यूपी में अगर डेंट लग गया बीजेपी को, और बड़ा डेंट लग गया जिसके आसार बने हुए दिख रहे हैं, तो फिर रिवाइवल तो छोड़िए, बहुत दूर चले जाएंगे मैजिक फिगर से, इतना कि वहां पहुंचना एनडीए के समेत भी मुश्किल हो जाएगा, 200 के आसपास सिमटते हुए नजर आएंगे। ये महत्व है तीसरे चरण के इमीडिएट बाद चौथे चरण का। तीसरा, चौथा, फिर ग्रेजुअली वो बढ़ता चला जाएगा, फिर तो चुनाव हाथ से निकल चुका होगा बीजेपी के हाथ से। इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है और वो मोमेंटम सबको एक तरह से कहते हैं ना कि पूरी कायनात इंडिया गठबंधन के पक्ष में ऐसी सिचुएशंस पैदा कर रही है कि इंडिया गठबंधन को फायदा हो। चाहे नरेंद्र मोदी के बयान कभी उल्टे पड़ जाते हैं, कभी उनका समझाना उल्टा पड़ जाता है, मंगलसूत्र वाली बात उल्टा पड़ जाती है, या अग्निवीर नए सिरे से मचल पड़ा है। ये अब जहां जाइए वहां अग्निवीर की चर्चा है, पहले अग्निवीर इतनी चर्चा में नहीं था जितनी आज है। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ जमा हो रहे हैं और इस वजह से बीजेपी को अपने साथ दूसरों से तोड़कर और जोड़कर लाने की जरूरत जो है क्रमशः बढ़ती जा रही है। उनको दिखाना पड़ रहा है, देखो हमारी टोली बढ़ रही है, जबकि वास्तव में मतदाता तो उनसे दूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पंकज जी, जरा इसी बात में, और उत्तर प्रदेश, उस पर तो चर्चा बहुत होनी चाहिए, जितनी हम कर रहे हैं कम है। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, अलग अलग खेमों में बटा हुआ उत्तर प्रदेश है, चाहे वो आप भौगोलिक रूप से भी देखें और धर्म संप्रदाय के नाम से भी, और उसके अलावा जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो भी बहुत बदली हुई नजर आती हैं। और वैसे में 4 प्रमुख दल, जिसमें से 2 एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उधर बसपा अलग है और बीजेपी अलग है, छोटे छोटे दल मिले हैं उधर भी। लेकिन आपको क्या लगता है, जो पश्चिम की हवा है और पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम बढ़ें, तो क्या कुछ आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है? क्या कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले समय में और बदल सकता है? आज जैसे नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंचे हुए, रोड शो इस वक्त कर रहे हैं, उसका कितना असर हो सकता है? इन सब पे जरा आपका विश्लेषण चाहिए। देखिए, पश्चिम भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद का इलाका है, था तो वो हो गया जी। अब जैसे ही हम रुहेलखंड में आते हैं, रुहेलखंड में भारतीय जनता पार्टी पहले से थोड़ी छिन्न खिन्न रही। वरुण गांधी, मेनका गांधी प्रकरण के कारण, बरेली की स्थानीय परिस्थितियों के कारण, शाहजहांपुर में जो एक लंबा असंतोष रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, जो संतोष गंगवार का टिकट बरेली से हटाया गया, उसका भी एक असंतोष है। जैसे जैसे पूर्व की ओर इधर बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं थोड़ी कमजोर हो रही हैं। उसका कारण यह है कि आप एक देखिए कि पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी हर समय मजबूत रही है। इधर बुंदेलखंड इलाके में बीएसपी का जोर रहा है। ये सभी इलाके भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से भी कमजोर रहे हैं और हम जिस विकास की बात कर रहे हैं उस विकास से, तथाकथित विकास से, ये इलाके अभी बहुत
छूते रहे हैं। एक विकास के नाम पर केवल सड़क है। सबसे बड़ी चुनौती, आपको एक चीज और बताऊं, 30 से अधिक सीटें जो भारत का सिर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी शून्य है। सिर यानी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड J&K। ये अभी आने वाले जो दिन है ना, उनको मालूम है कि जो हमारा मुकुट है, मुकुट इलाके में उनकी सबसे बुरी स्थिति होने वाली है। कल पंजाब में परनीत कौर जो अमरिंदर की वाइफ है, उनके को हजारों किसानों ने घेर लिया, वहां पर धक्का मुक्की हुई, एक किसान की डेथ हो गई वहां पर जी। वो इतना बड़ा स्पार्क है कि पूरे पंजाब में फैल गया कि परनीत ने किसान मार दिया। मैं आपको यानी ये जो हिस्सा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो रिकवर करे, जहां से कुछ गेन करे, अब उनके गेन करने के रास्ते पश्चिम से ही बंद हो गए। उनको लग रहा था हम दिल्ली सबसे पास में है, चौड़ी सड़क और मेट्रो ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन सब हमने यहाँ दी है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स है उनको इन्होंने बहुत पैसा कमवाया है, प्रॉपर्टी डीलर्स ने बहुत भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगाया हुआ, तो शायद यहां से इनको फायदा होगा। ये बात अभी हमारे कोई मित्र कह रहे थे, शायद अमलिंदु बचा रहे थे, कि वेस्टर्न यूपी में बात बहुत साफ साफ हो रही है कि जयंत चौधरी के जाट वोट ट्रांसफर ही नहीं हो पाए। बागपत सीट में आप वो यानी स्थानीय स्तर पर झगड़ों की नौबत आ रही है। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे जैसे कारवा उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, वैसे वैसे लू का प्रकोप वाले इलाके बढ़ेंगे। ये क्या रखिएगा, मतदान बहुत कम होने वाला है। केवल जो कमिटेड वोटर है, अभी मैं फिर अपने एक दोस्त की बात दोहराऊंगा, जब प्रेम सर कह रहे थे कि जो दलित और ओबीसी लोग हैं वो लोग संविधान को लेकर बहुत संवेदनशील है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत हितों से जुड़े हुए हैं। वो लोग में लू में निकलने के आदी हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। और पता नहीं क्यों यूपी में भी जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो इस समय उस तरीके के एक्टिव चुनाव में नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको और एक चीज बताऊं, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि अयोध्या में वहां पर हितग्राहियों के झगड़े हुए, झगड़ों जमीनों की दलाली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपस में काटम काट के झगड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या से लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 80 सीटें हैं और सबकी निगाहें यहाँ टिकी हुई हैं। इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए आप उधर गुजरात की 26 सीटों के मतदान खत्म हो जाएंगे तीसरे फेज में, राजस्थान के मतदान खत्म हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के मतदान खत्म हो जाएंगे तीसरे फेज में। बचेगा तो उस पट्टी में, सेंट्रल इंडिया वाले पट्टी में, एक मध्य प्रदेश और उधर महाराष्ट्र बचने वाला है, जो पश्चिम की तरफ आप बढ़ें तो। और इधर जो मुकुट की बात कर रहे हैं, मुकुट अभी बाकी है, बचा हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में अभी जो चुनाव है वो खत्म हुआ है। पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है और जम्मू कश्मीर की 1 सीटों पर अभी मतदान हुए हैं, जबकि अभी बाकी सीटों पे मतदान होना है। और लद्दाख है, लद्दाख में भी होना है। तो ये एरिया, और फिर आप आइए दूसरा जो पूरब और उत्तर का एरिया है, पूर्वोत्तर जिसे कहते हैं, और बिहार को भी जोड़िए और उत्तर प्रदेश को भी जोड़िए और फिर पश्चिम बंगाल को जोड़िए और फिर 25 सीटें जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी जोड़ लीजिए आप। तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा डर सता रहा है नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को। क्या सही कह रहा हूँ प्रशांत टंडन जी? और यहाँ उसमें भी उत्तर प्रदेश 80 सीटें अपने आप में अकेली, 40 सीट बिहार में, 42 सीट इधर पश्चिम बंगाल में। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अनम्यूट है जी। उत्तर प्रदेश तो बैटल ग्राउंड बन चुका है। अब वहाँ पे अखिलेश यादव मैदान में है, वहाँ पे राहुल गांधी मैदान में है और नरेंद्र मोदी मैदान में है। 3 बड़ी शख्सियत वहाँ पे राजनीति की मैदान में है। और जैसा मैंने पहले बताया कि बनारस में कैंप करने वाले हैं सबके चुनाव खत्म हो चुके होंगे आखिरी चरण तक।
और वहाँ पे तंबू कनात लगेंगे बनारस में। और ये बड़ी सोची समझी रणनीति है कि नरेंद्र मोदी को बनारस में घेरो। जो कांग्रेस के ट्वीट में, जयराम रमेश के ट्वीट में आ रहा था कि शतरंज की एक बाजी बाकी है, मेरे ख्याल से वो यही है। अच्छा, दूसरी बात यह कि देखिए राजीव जी, जो मैं बात कर रहा हूँ फोकस और फ्यूचर लुकिंग एजेंडा, कांग्रेस पार्टी ने फोकस नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, बहुत डेफिनेट बातों में, डेफिनेट प्रोग्राम में बता रहे हैं कि इतनी नौकरियां देंगे, 30 लाख वैकेंसीज फिल करेंगे, 50% की सीलिंग हम खत्म करेंगे, जातिवार जनगणना करें, एकदम डेफिनेट टर्म्स में बता रहे हैं। 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। ये बहुत स्पेसिफिक है। उतने स्पेसिफिक टर्म्स में नरेंद्र मोदी नहीं बात कर पा रहे, तो फोकस भी नहीं है और फ्यूचर एजेंडा भी नहीं है। दूसरा बात कि अब जो इश्यूज हैं, देखिए 4 इश्यूज बहुत प्रमुखता से निकल कर आ गए हैं जो बाकी बचे हुए फेजेस को प्रभावित कर रहे हैं। एक है सबसे बड़ा इशू राजीव जी इस वक्त, संविधान और डेमोक्रेसी। ये युवाओं को बहुत गहराई तक जो है प्रभावित कर रहा है। आपको याद होगा कि पुलवामा के वक्त भी नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की थी, पहली बार के मतदाता से अपील की थी कि वो पहला वोट क्या अपने शहीदों के डाल सकते हैं पुलवामा के। ये बात उन्होंने की थी। जो अब युवा मतदाता है वो संविधान और डेमोक्रेसी को लेके बड़ा श्योर है, और उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस जो बन रहे हैं, जो हमारी आपकी बातें होती हैं, जो राहुल गांधी की स्पीचेस हैं, संविधान खतरे में, ये सब बातें उसको प्रभावित कर रही हैं। एक बात। दूसरी बात, नया मुद्दा एक बहुत बड़ा आ गया और बहुत तेजी से वो समाज में जा रहा है, वैक्सीन के सर्टिफिकेट में आने के बाद, नरेंद्र मोदी का फोटो हटने के बाद से और उसकी खबरें आने के बाद से इंग्लैंड से, और जिस तरीके से हार्ट अटैक से लोग मरे हैं जी, वो वैक्सीन का मुद्दा अचानक बहुत बड़ा बन गया है। और कोरोना एक ऐसा काल था जिससे शायद ही कोई परिवार हो जो प्रभावित ना हुआ हो, या उसके घर में या उसके परिचित या दोस्त या रिश्तेदार किसी न किसी की मौत ना हुई हो। और बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि लोग अचानक खेलते हुए, चलते फिरते हुए, बैठे हुए हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई जी। इन सब वीडियोस की वजह से उसको बल मिला है, और नरेंद्र मोदी का फोटो हटना खबर आने के बाद से वैक्सीन सर्टिफिकेट से, इस बात को बिल्कुल जंगल की आग की तरह से ये बात फैल गई है सब जगह, एक नया मुद्दा बन गया है। तीसरा, सोशल जस्टिस का मुद्दा, ऑलरेडी राहुल गांधी इसको बहुत बड़ा बात कर चुके हैं। और चौथा, नौकरियों का, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। ये 5-6 मुद्दे राजीव जी जिसमें कि चुनाव हो रहा है और मोदी जी बात कुछ और कर रहे हैं। तो मैदान में तो क्रिकेट का मैच चल रहा है, मोदी जी कुछ और वहां बेच रहे हैं अपना किनारे। तो ये मतलब उनका मिसमैच है। मुझे लगता है कि उनकी टीम में कहीं कोई थिंकिंग की कमी है या कुछ और बात है, या जो बात मैं पहले कह रहा था कि अचानक जो कार्यकर्ताओं की उदासीनता है, खासकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, उसकी वजह से उनको ट्रैक चेंज करना पड़ा और सारे एजेंडा छोड़ के एक नए ट्रैक पे आना पड़ा, और उस नए ट्रैक से वापस वो कैंपेन में नहीं आ पा रहे। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये
नरेंद्र मोदी ट्रैक पे वापस नहीं आए हैं, लेकिन अब बहुत सारे मुद्दे लगातार एक पे एक के बाद एक आप देखिए कि आते जा रहे हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन आप बता रहे हैं, दो ऐसा मुद्दा है। एक मुद्दा कर्नाटक का, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद प्रचार करते हुए मंच पे बैठाते हुए नजर आए और उसके बाद फंस गए। वो नाम है प्रज्वल रेवन्ना। और उसके बाद फिर ये इंग्लैंड और अपने यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की जो मातृ संस्था, पितृ संस्था जो भी कह लें, या जहाँ से इस वैक्सीन को बनाने का फॉर्मूला लाया गया था एस्ट्राजेनेका, उस फॉर्मूले में ही कहीं खामी है, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है इंग्लैंड के हाई कोर्ट में। और वहाँ पे कहा है कि हाँ, हमारे इस फॉर्मूले में खामी है, जिसके कारण चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट अटैक हो, ये ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं। और इससे यहाँ हिंदुस्तान में भी मौतें हुई हैं और ऐसे 22 अलग अलग कंट्रीज़ में बांटा गया था, भेजा गया था। और हमारे यहाँ भी भेजा, हमारे यहाँ से भी, अपने देश से भी भेजा गया था। तो और जैसे ही ये खबर आई है, उसके बाद से उस जो वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है, उससे नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। और ये भी एक कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में बातें हैं कि आखिर अचानक आनन फानन में, इस वक्त जबकि पेट्रोल पंप से लेकर 5 किलो अनाज में आज भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर जा रही है, जिस पर कई बार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग गौर फरमाए, वो आप नहीं कर रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें मुझ तक भी लोगों ने पहुंचाई है, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जा रही हैं अभी भी, और मोदी की गारंटी लिखी हुई जा रही हैं। चाहेंगे आप तो मैं कल स्क्रीन पे दिखा दूंगा इस वक्त। तो इसलिए जब वो जा रहा है तो ये सर्टिफिकेट से अचानक क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया क्योंकि वहां बदनाम हो रहे थे नरेंद्र मोदी, और इसलिए वहां प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला है, वहां भी नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जैसे मणिपुर पे नहीं बोले थे। तो ये सब कुछ है, और इन सब के बीच ये चुनाव चल रहा है। चुनाव का तीसरा दौर यानी तीसरे फेज का मतदान सामने है। परसों मतदान है। उससे पहले आपसे ये अपील हमेशा करता हूं कि अगर आपके एरिया में मतदान है तो वोट देने ज़रूर जाइए। गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन निकलिए, अपने अधिकार का पहले उपयोग कीजिए, सदुपयोग करके आइए। उसके बाद लड़िए। अगर कहीं वोटिंग काउंटिंग में कहीं गड़बड़ी है तो निकलिए, लड़िए। थाली आप भी बजाइए, ताली भी बजाइए, सब कुछ कीजिए जो करते रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो कह रहे हैं निकालने के लिए। निकल के जाइए। वोट किसको देना है वो तो वहाँ गुजरात के लोग कह रहे हैं कि परसोत्तम रुपाला को मजा चखाना है। तो देखिए